इस हफ्ते वर्ल्ड व्यू में क्या तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच मक्का में हुए समझौते ने अपनी संयुक्त रक्षा और प्रतिरोध प्रतिबद्धताओं के साथ वैश्विक सुरक्षा मान्यताओं को पलट दिया है? 3 क्षेत्रों पश्चिम एशिया, भूमध्य सागर और दक्षिण एशिया में इसका राजनयिक और सैन्य प्रभाव कैसे महसूस किया जाएगा? और ये सब भारत के रणनीतिक परिदृश्य को कैसे बदलेगा? नमस्कार, द हिंदू के वर्ल्ड व्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं सुहासिनी हैदर। अमेरिका ईरान संघर्ष के 6 महीने बाद पिछले हफ्ते मक्का में हस्ताक्षरित सैन्य समझौता सबसे नया और अप्रत्याशित मोड़ है। सऊदी प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन की मेजबानी की। तीनों देशों के नेताओं ने साथ बैठकर प्रार्थना की और फिर मक्का समझौते की घोषणा की। सऊदी अरब की इमारतें तीनों देशों के झंडों की रोशनी से जगमगा उठीं। ये त्रिपक्षीय समझौता पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पिछले साल सितंबर में हुए द्विपक्षीय रक्षा समझौते के बाद आया है। इस पर आप वर्ल्ड व्यू का पिछला एपिसोड देख सकते हैं। एक अरब समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में एर्दोगन ने कहा कि ये समझौता अन्य देशों के लिए भी खुला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी बयान दिया, ये मशरिक़ वस्ता के लिए अमन की बशारत है, ये आलम इस्लाम के लिए अमन की नवीद है और सारी दुनिया के लिए अमन का पैगाम है। इस तारीखी मुआहदे को हकीकत का रूप देने में जहां सऊदी अरब के वली अहद मेरे इंतहाई प्यारे भाई शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के सदर मेरे इंतहाई प्यारे भाई और दोस्त रजब तैयब एर्दोगान ने ये ऐसी टिप्पणियां हैं जो इस बात पर ध्यान और बढ़ा रही हैं कि इसे इस्लामिक नाटो कहा जा सकता है। हालांकि इस घोषणा का आधिकारिक टेक्स्ट और बारीक ब्यौरा अभी जारी नहीं किया गया है और हो सकता है कि ये कभी जारी भी ना हो, लेकिन संयुक्त बयान में मोटे तौर पर 3 बातें कही गई हैं। पहला, इस समझौते का उद्देश्य किसी भी आक्रामकता के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध को मजबूत करना है, यानी उनकी सभी सेनाएं मिलकर प्रतिरोध का काम करेंगी। दूसरा, इसमें प्रावधान है कि तीनों में से किसी भी एक देश पर सशस्त्र हमला उन सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा। ये इस घोषणा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि ये नाटो के अनुच्छेद 5 जैसा लगता है। तीसरा, ये तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं को बढ़ाने का प्रावधान करता है, जिसका मतलब है कि इस नींव पर आगे काम किया जाएगा। इन सब बातों को देखते हुए भारत की प्रतिक्रिया बेहद संतुलित और सतर्क रही है। याद रखें, पिछले साल विदेश मंत्रालय MEA ने सऊदी अरब द्वारा भारतीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखने की बात कही थी। इस साल विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया इस प्रकार रही। हम पश्चिम एशिया संघर्ष के घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जहां तक इस विशेष समझौते का सवाल है, हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए के साथ साथ क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के संदर्भ में इसके प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम पश्चिम एशिया संघर्ष के घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जहां तक इस विशेष समझौते का सवाल है, हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए के साथ साथ क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के संदर्भ में इसके प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाएगा। लेकिन ये सिर्फ भारत नहीं है, अन्य देशों की तरफ से भी इस समझौते पर प्रतिक्रिया काफी संतुलित और शांत रही है। अमेरिका और UAE का रुख भी संयमित रहा, जबकि ईरान ने इसका स्वागत किया क्योंकि वो इसे तथाकथित ज़ायोनी ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट के संभावित तोड़ के रूप में देख रहा है। याद रहे, फरवरी में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक हेक्सागन अलायंस, जो 6 देशों का गठबंधन है, का जिक्र किया था।
जिसमें भारत, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस और साथ ही यूएई व मोरक्को शामिल थे। हालांकि उस घोषणा का कोई नतीजा नहीं निकला और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। आइए बात करते हैं कि इसमें शामिल तीनों देशों की सेनाओं के लिहाज से इस समझौते का क्या मतलब है। जाहिर है दुनिया भर में इसके अलग अलग तरह के असर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये निश्चित रूप से तीन अलग अलग क्षेत्रों या गुटों के तीन देशों का मिलन है। सऊदी अरब, जो जीसीसी खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा है, दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है और वो इस मंच पर सऊदी पूंजी की ताकत लेकर आता है। तुर्की, जो नाटो का हिस्सा है और नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, वो तुर्की के रक्षा हार्डवेयर और तकनीक को मेज पर रखता है। पाकिस्तान, जो दक्षिण एशिया और फिलहाल निष्क्रिय सार्क का हिस्सा है, एकमात्र परमाणु संपन्न मुस्लिम देश है और जिसके पास लगभग 7 लाख फौज है। वे सभी मिलकर 14 लाख सैनिकों वाली एक विशाल सैन्य शक्ति बनाते हैं, जिसके पास 6,000 से अधिक टैंक, 3,400 विमान, 344 नौसेना जहाज / पनडुब्बियां और 124 अरब डॉलर का संयुक्त वार्षिक रक्षा बजट है। इन आंकड़ों को देखते हुए इस गठबंधन के वास्तविक भू राजनीतिक मायने क्या हैं और इस घटनाक्रम से क्या संदेश जा रहा है? पहला, यह वॉशिंगटन के लिए एक संदेश है। सऊदी अरब को अब यह महसूस नहीं होता कि केवल अमेरिका ही उसे सुरक्षा प्रदान कर सकता है। याद रहे, दशकों से अमेरिका सऊदी के करीबी रक्षा संबंधों ने ही मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया के सुरक्षा समीकरणों को मजबूती दी थी। दूसरा, यह उनके सभी भौगोलिक क्षेत्रों, यूरोपीय, भूमध्य सागरीय, पश्चिम एशियाई और दक्षिण एशियाई के लिए एक संकेत है कि ये तीनों देश अब अपनी प्राथमिक रक्षा के लिए अपने अपने पड़ोस से बाहर एक साथ देख रहे हैं। तीसरा, आपको यह देखना होगा कि ये संकेत किस दिशा में दिए जा रहे हैं और कौन सी राजधानियां इससे प्रभावित होंगी। इजराइल घोषणा के बाद अपनी पहली बैठक में एर्दोगन ने, जिन्होंने इजराइल के साथ सभी संबंध तोड़ दिए हैं, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति की मेजबानी की। बेशक सऊदी अरब या पाकिस्तान में से किसी के भी इजराइल के साथ संबंध नहीं हैं। ईरान, याद रखें कि युद्ध की शुरुआत से ही ईरान सऊदी अरब पर लगातार बमबारी करता रहा है, ये कहते हुए कि वो अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है, न कि देश को निशाना बना रहा है। लेकिन ईरान ने फिलहाल इस घोषणा का विरोध नहीं किया है। यूएई इसकी प्रतिक्रिया भी शांत रही है। याद रहे, कुछ समय से सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों के साथ ही इसके संबंधों में तनाव रहा है। पाकिस्तान पहले एक करीबी सहयोगी था, लेकिन अब रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं, खासकर इस साल जब हमने देखा कि यूएई ने अपने 3.5 अरब डॉलर का कर्ज वापस मांगा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस खाई को भरने के लिए सऊदी अरब आगे आया। अमेरिका चौथा देश जिसे विचार करना चाहिए वो अमेरिका है। याद रहे, सऊदी पाकिस्तान समझौता कतर पर इजराइल की बमबारी के बाद हुआ था, जिसने क्षेत्र के कई देशों को अमेरिकी सुरक्षा गारंटियों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया था। अब ये समझौता अमेरिका ईरान युद्ध के बाद आया है, जहां खाड़ी देश फिर से कह रहे हैं कि वे अपनी सुरक्षा के लिए केवल अमेरिकी ठिकानों पर निर्भर नहीं रह सकते। और निश्चित रूप से वो पुरानी धारणा भी टूट गई है कि अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करेगा या इजराइल को इनमें से किसी भी देश पर हमला करने से नहीं रोकेगा। पांचवां देश है भारत, जो इससे प्रभावित होगा। भारत के लिए इसके व्यापक निहितार्थों पर एक नजर डालते हैं। पहला, रक्षा समझौते का मतलब है पाकिस्तान का अधिक बेखौफ या मन बढ़ होना। इससे हमेशा भारत के साथ दुश्मनी / तनाव बढ़ता है और ये चिंता बनी रहती है कि ये अधिक आतंकवादी हमलों को बढ़ावा दे सकता है। दूसरा प्रभाव गठबंधन के तीनों देशों के चीन के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। रणनीतिक रूप से यह समझौता उस चीन पाकिस्तान धुरी का ही विस्तार करता है जो पहले से ही भारत के लिए खतरा बनी हुई है। तीसरा प्रभाव, भारत तुर्की संबंध। तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किए जाने के कारण विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के उसके साथ संबंध तनावपूर्ण हैं।
इसके अलावा सेलेबी जैसी बड़ी तुर्की कंपनियों के ठेकों को अचानक रद्द किए जाने से व्यापारिक संबंधों में भी भारी कटौती आई है। चौथा, ये समझौता जाहिर तौर पर इब्राहिम एकॉर्ड्स या इजराइल के साथ संबंधों में सऊदी की किसी भी रुचि की संभावना को समाप्त कर देगा। इसका असर भारत के इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर भी पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब इसका एक बड़ा हिस्सा है। पांचवा, ये समझौता क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि सऊदी अरब सबसे बड़ा तेल निर्यातक है और ओपेक पर भी उसका वर्चस्व है। छठा, इसे इस्लामिक नेटो के रूप में पेश करने का मतलब ये हो सकता है कि ये समूह अन्य खाड़ी देशों, मिस्र और साथ ही इंडोनेशिया व मलेशिया जैसे देशों को भी अपने साथ जोड़ने में सफल हो जाए, और ये सभी भारत के करीबी साझेदार हैं। इसके बावजूद इस समझौते की राह इतनी आसान नहीं है। इसे लेकर काफी संशय और आलोचना भी सामने आई है। आइए एक नजर डालते हैं कि इसकी आलोचना के मुख्य बिंदु क्या हैं। शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि युद्ध के दौरान जब सऊदी अरब पर ईरान द्वारा बमबारी की जा रही थी, तब इनमें से कोई भी देश वास्तव में उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया था। पाकिस्तान तो वास्तव में ईरान और अमेरिका के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। ऐसे में यदि यहां एक लंबा युद्ध छिड़ता है तो क्या उम्मीद की जा सकती है? दूसरा बिंदु ये कि तुर्की का नाटो के प्रति कहीं अधिक पुरानी और मजबूत प्रतिबद्धता है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि वो दोनों के बीच किसी संघर्ष में कैसे प्रतिक्रिया देगा। एक बुनियादी सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि यदि यह नया गठबंधन इजराइल के साथ किसी संघर्ष में उलझता है तो क्या नाटो सहयोगी तुर्की की रक्षा करेंगे? ऐसे कई अन्य सवाल भी सामने आ रहे हैं। तीसरा बिंदु पाकिस्तान से जुड़ा है। सैन्य गठबंधनों का उसका एक ऐसा इतिहास रहा है जिनका वो संकट के समय जरूरी नहीं कि साथ दे। अमेरिका के नेतृत्व वाले सीटो और सेंटो का हिस्सा रहने के बावजूद पाकिस्तान ने वास्तव में अपने सबसे करीबी संबंध चीन के साथ बनाए। अतीत में खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों के बावजूद पाकिस्तान ने यमन युद्ध के लिए अपनी सेना भेजने से मना कर दिया था। एक और आलोचना यह है कि इनमें से प्रत्येक देश के अमेरिका के साथ भी घनिष्ठ संबंध रहेंगे और उन्हें अमेरिका की मांगों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। फिलहाल सभी की निगाहें दो प्रमुख बैठकों पर टिकी हैं। एक, सितंबर में दिल्ली में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जहां सऊदी अरब, यूएई और ईरान मौजूद रहेंगे। दो, अमेरिका में होने वाला G20 सम्मेलन। इन सभी सम्मेलनों के इतर होने वाली द्विपक्षीय व बहुपक्षीय बैठकें बेहद महत्वपूर्ण होंगी। और इस पर वर्ल्ड व्यू का क्या नजरिया है? पिछले हफ्ते मक्का में हुआ यह त्रिपक्षीय रक्षा समझौता सुरक्षा के भाव से नहीं बल्कि असुरक्षा की भावना से उपजा है। इसे इस साल ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के युद्ध के सबसे दूरगामी परिणामों में से एक के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि ये रणनीतिक संतुलन का एक सामान्य कदम हो सकता है, लेकिन भारत के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं। जिसके इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 3 में से 2 देशों के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं। इसलिए नई दिल्ली को खाड़ी क्षेत्र में आ रहे इन तेज बदलावों पर बारीकी से नजर रखनी होगी और अपनी क्षेत्रीय स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। भारत को केवल यूएई और इजराइल के साथ खड़े दिखने के बजाय वहां के सभी प्रमुख पक्षों के साथ एक अधिक व्यापक और बहुआयामी नीति की ओर लौटना होगा। अब समय है कुछ किताबों की सिफारिशों का। पहली किताब, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूं, किम गटास की ब्लैक वेव। अगर आपने इसे अभी तक नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ें। यह किताब इस पूरे क्षेत्र के बारे में बात करती है और बताती है कि पिछले कुछ दशकों में यह कैसे बदला है। एर्दोगन के नेतृत्व में तुर्की पर दिमीतर बेचेव की एक किताब है। एक किताब है सोनर चागप्तय की द न्यू सुल्तान, एर्दोगान एंड द क्राइसिस ऑफ मॉडर्न टर्की। उन्होंने एर्दोगान्स एम्पायर, टर्की एंड द पॉलिटिक्स ऑफ द मिडिल ईस्ट भी लिखी है। ये दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण नई किताबें हैं। बेन हबार्ड की MBS द राइज टू पावर ऑफ मोहम्मद बिन सलमान, जो कुछ साल पहले लिखी गई थी। इसके लेखक फाइनेंशियल टाइम्स से हैं और ये सऊदी नेता का एक बेहद बारीक व सटीक विश्लेषण करती है।
इसके अलावा 2013 की एक पुरानी किताब है जिसे पढ़ने का मैं आपसे खास आग्रह करती हूं। इसका नाम है मैग्निफिसेंट डिल्यूजन्स, पाकिस्तान, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड एन एपिक हिस्ट्री ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। ये अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी द्वारा लिखी गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी किताबें पढ़कर अच्छा लगेगा। वर्ल्ड व्यू की पूरी टीम की ओर से हमारे साथ जुड़ने और इसे देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।